हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 31 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं एरर बाउंड्रीज। देखिए, इससे पिछली जितनी भी हमने वीडियोस कवर की हैं उसके अंदर आपने देखा कि कैसे हम एक वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट जेएस की हेल्प से, जिसके अंदर हमने देखा कि जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है उसके अंदर हम कंपोनेंट्स के अंदर उस वेबसाइट को डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट है जिसमें हेडर है, मेन्यू है, साइड बार है, कंटेंट का पार्ट है और नीचे फुटर है। अब हम इस वेबसाइट को अगर रिएक्ट जेएस में बनाते हैं तो इन सबके अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाएंगे। हेडर का अलग कंपोनेंट होगा, मेन्यू का अलग, कंटेंट का अलग, साइड बार का अलग और इसके अंदर भी सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं और नीचे फुटर का कंपोनेंट। अब होता क्या है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स आते रहते हैं, मगर यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है वो कुछ कभी कभी अजीब सा बिहेव करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे ये साइड बार का एक सब कंपोनेंट है जिसमें हम लेटेस्ट न्यूज वगैरह दिखा रहे हैं और इसमें कोई रेंडरिंग के टाइम पे कोई एरर आ जाता है, मतलब कि डाटा अगर फैच नहीं हो पा रहा एपीआई से या फिर कोई और दूसरा भी एरर हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पर रिएक्ट जेएस क्या करेगा, उसको यहाँ पर सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए या यहाँ पर कोई और एचटीएमएल दिखा देनी चाहिए, मगर यहाँ पर रिएक्ट जेएस करता क्या है, यहाँ पर हमारी पूरी वेबसाइट को ब्लैंक कर देता है। इस ब्लैंक स्क्रीन को स्पेशल हम वर्ड बोलते हैं व्हाइट स्क्रीन ऑफ डेथ। ये जो स्क्रीन होती है डेथ की, ये काफी अनप्रोफेशनल लगती है। देखिए, जो भी हमारी वेबसाइट का विजिटर होगा अगर उसके सामने इस तरह से व्हाइट स्क्रीन आ जाती है तो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। और अगर ये स्क्रीन हमारे सामने ही आ जाती है तो हमारे सामने भी ये काफी बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे पता लगाएं कि इसमें एक्चुअल में एरर क्या है, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन ही व्हाइट हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर एक स्पेशल मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं एरर बाउंड्रीज। एरर बाउंड्रीज की हेल्प से होता क्या है, जिस स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर कोई भी रेंडरिंग का एरर आया सिर्फ वही कंपोनेंट नहीं चलेगा या उस कंपोनेंट की जगह पे कोई और एचटीएमएल आ जाएगी या कोई मैसेज आ जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट एज इट इज वर्क करते रहते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हमारे को स्पेशल एक कंपोनेंट बनाना होता है जो सभी एरर्स को हैंडल करेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर किसी कंपोनेंट के अंदर कोई भी एरर आता है तो उसकी जगह पे कोई मैसेज दिखाना है या कोई एचटीएमएल दिखानी है, ये सारा काम वही एक सिंगल कंपोनेंट करता है। तो कंपोनेंट बनाते टाइम पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता, वो एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना होता है हमारे को। जैसे आपने एक क्लास बनाई और इसका नाम रख दिया एरर बाउंड्री। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट्स को। और ये कंपोनेंट कहां से हम इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट जेएस में से। मतलब कि जो ये कंपोनेंट है रिएक्ट जेएस का पार्ट है उसको एक्सटेंड करके, मतलब कि उसको इनहेरिट करके हम अपनी खुद की क्लास बना रहे हैं एरर बाउंड्रीज। ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स में कर चुके हैं जहां पर हमने ऊप सीखा था। अगर आपने नहीं करे तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब ये हमने खुद की क्लास बना ली। अब ये क्लास बेसिकली करेगी क्या, हम इस क्लास के अंदर इस तरह से कोड करेंगे कि जब भी कोई एरर आए तब ये क्लास उसकी जगह पे कोई मैसेज शो कर सकती है या फिर कोई दूसरी एचटीएमएल दिखा सकती है या फिर हम उसकी जगह पे कोई दूसरा कंपोनेंट भी दिखा सकते हैं, जिससे बाकी सारे कंपोनेंट एज इट इज वर्क करते रहते हैं। जिस कंपोनेंट में एरर आया सिर्फ वहां पर हम कोई दूसरा मैसेज या एचटीएमएल दिखा देते हैं। तो जो भी हमने कंपोनेंट की एक बार फाइल बना ली है, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में एक हेडर नाम का कंपोनेंट है तो उसको रैप कर देंगे इस कंपोनेंट में कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहां पर एरर बाउंड्री जो हमारा कंपोनेंट है उसको रैप कर दिया हमने हेडर कंपोनेंट के अंदर। अब इससे होगा क्या, जब कभी भी हेडर कंपोनेंट के अंदर कोई एरर आता है तो सिर्फ यही हेडर नाम का जो कंपोनेंट है यही नहीं चलेगा, बाकी सारे कंपोनेंट जो उस पेज में है वो एज इट इज वर्क करते रहेंगे, पूरी स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे कंपोनेंट्स को भी इसी एरर बाउंड्री नाम के कंपोनेंट के अंदर रैप कर सकते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास मेन्यू है तो मेन्यू को भी हमने रैप कर दिया एरर बाउंड्री के अंदर। कंटेंट का पार्ट है उसको भी हमने रैप कर दिया। साइड बार है उसको भी हमने एरर बाउंड्री के अंदर रैप कर दिया। अब इस तरह से रैप करने का मतलब क्या है, मतलब कि इसका बेनिफिट क्या है। मान लेते हैं कि इन सारे कंपोनेंट्स में से सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर एरर आया, मान लेते हैं मेन्यू के अंदर अगर एरर आया तो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हेडर हो गया, कंटेंट हो गया, साइड बार हो गया, वो एज इट इज चलते रहेंगे वेबसाइट के अंदर, पूरी स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगी। और जो मेन्यू चल नहीं रहा उसकी जगह पे हम कोई दूसरी एचटीएमएल भी दिखा सकते हैं या फिर वहां पर कोई मैसेज भी शो कर सकते हैं, जैसे कि मेन्यू इज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे आपको क्लियर तो हो रहा होगा कि इस तरह से एरर बाउंड्री का मतलब क्या है, कि हमारे पास जब भी कोई एरर आएगा तो हम उसकी जगह पे कोई मैसेज शो कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, देखिए एरर बाउंड्रीज की हेल्प से आप हर तरीके का एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कुछ स्पेसिफिक एरर्स होते हैं हमारे रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कैच किया जा सकता है। वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमारे कंपोनेंट की जब हम रेंडरिंग कर रहे हैं उस टाइम पे अगर कोई एरर आता है, रेंडरिंग कब होता है, जब हमारा कंपोनेंट कुछ ना कुछ
JSX रिटर्न करता है। तो उस टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो ये एरर बाउंड्रीज उसको कैच कर लेता है। या फिर लाइफ साइकिल मेथड्स में कोई एरर आता है। देखिए, जब हम क्लास बेस्ड कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो इसके अंदर हमारे को 3 मेथड्स का यूज करना होता है। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट के 3 लाइफ साइकिल होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है माउंट, अपडेट, फिर अनमाउंट। माउंट होता है कि जब भी हमारा कंपोनेंट जो है वो HTML के पेज पर आकर लगता है तो उस चीज को हम कहते हैं माउंट करना। जब कभी भी हम फ्यूचर में उस कंपोनेंट के अंदर कोई भी जाकर अपडेट करते हैं यूज इफेक्ट की हेल्प से, तो उसको हम कहते हैं अपडेट। और जब कभी भी हम अपने कंपोनेंट को HTML की उस पेज से हटा देते हैं तो उस पार्ट को किया जाता है अनमाउंट। तो अगर इन तीनों मेथड्स के अंदर कभी भी कोई एरर आता है, माउंटिंग के टाइम पे, अपडेट के टाइम पे या अनमाउंट के टाइम पे, तो वो एरर्स भी एरर बाउंड्री की हेल्प से आप कैच कर सकते हैं। या फिर एक तीसरा तरीका है, देखिए, अगर हमने क्लास बेस्ड कोई कंपोनेंट बनाया और इस क्लास का भी कोई एक सब चाइल्ड है, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, एक कंपोनेंट का भी एक चाइल्ड कंपोनेंट बन सकता है, उस चाइल्ड का भी एक सब चाइल्ड कंपोनेंट बन सकता है। तो अगर आप इस तरह से कोई क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं और उसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट है जो उसको इनहेरिट करके आप बना रहे हैं, तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर कोई एरर आ जाती है तो वो एरर्स भी हम इसकी हेल्प से कैच कर सकते हैं। तो ये थे वो तीनों तरीके जहां पर कोई भी एरर आता है तो एरर बाउंड्रीज की आप हेल्प से उसको कैच करके उसकी जगह पे वो मैसेज शो कर सकते हैं या कोई दूसरी HTML दिखा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी एरर्स होते हैं जो एरर बाउंड्रीज की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो कुछ एरर्स कुछ इस तरह से, जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है इवेंट हैंडलर्स का। देखिए, अगर आपने अपने कंपोनेंट के अंदर इवेंट हैंडलिंग का यूज किया है, जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन सबमिट हो गया, ऑन स्क्रॉल हो गया, इस तरह के कोई भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट लगाए हैं और उसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई कोड किया है तो उस फंक्शन के अंदर अगर कोई भी एरर आ जाता है तो वो हम यहाँ पर कैच नहीं कर सकते हैं एरर बाउंड्रीज की हेल्प से। एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर असिंक्रोनस कोड का। देखिए, अगर आप यहाँ पर जैसे जावास्क्रिप्ट के कुछ स्पेशल मेथड्स आते हैं, जैसे सेट टाइम आउट, प्रॉमिस फंक्शन, अगर इनके अंदर भी कोई एरर आ जाता है आपके कंपोनेंट के अंदर तो वो भी कैच नहीं कर सकते एरर बाउंड्रीज की हेल्प से। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग का। देखिए, एक स्पेशल रेंडरिंग होती है, ये मेथड हमारे इस कोर्स में तो नहीं होगा, ये हमारे नेक्स्ट कोर्स में आएगा जब हम Next.js करेंगे। तो देखिए, Next.js में एक चीज होती है स्पेशल जिसको हम कहते हैं SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। मतलब कि आपका जो सारा कोड होता है वो सर्वर साइड पे रेंडर होता है और रिटर्न में सिर्फ आपको प्योर HTML मिलती है। कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड आपके क्लाइंट साइड पे आकर रन नहीं होता। तो इस तरह के काम में भी जो एरर्स आती हैं वो एरर बाउंड्रीज की हेल्प से आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और इसके बाद फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पर, कोई भी इस तरह का एरर जो आपने एरर बाउंड्रीज की क्लास बनाई है, अगर उसके खुद के अंदर कोई एरर है, वो एरर भी आप यहाँ पर कैच नहीं कर सकते एरर बाउंड्रीज की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप इवेंट्स के साथ उसका यूज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट के स्पेशल मेथड जैसे सेट टाइम आउट, प्रॉमिस के अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो वो भी हम इसे पता नहीं लगा सकते। या सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है, या लास्ट में हमने जैसे देखा एरर बाउंड्रीज की जो आपने खुद की क्लास बनाई है, उसका जो कोड किया, अलग फाइल बनाई है, अगर उसके खुद के अंदर ही कोई एरर है, वो एरर भी हम यहाँ पर कैच नहीं कर सकते हैं एरर बाउंड्रीज की हेल्प से। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और वहां पर देखते हैं कि हम रियल लाइफ में एरर बाउंड्रीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पर रिएक्ट का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा है एरर बाउंड्री। अब यहाँ पर जाता हूँ सोर्स फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ app.js फाइल, जो हमारी मेन कंपोनेंट की फाइल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक दूसरे कंपोनेंट की फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूजर का डाटा शो करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, डमी एक मैंने डाटा भी लिया, यूजर डाटा नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर नेम और एज नाम की एक की है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न के टाइम पे उस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है यूजर प्रोफाइल। और यहाँ पर मैंने एक प्रॉप बनाया यूजर डाटा, जिसके अंदर ये वाला यूजर डाटा जो है मैंने यहाँ पर एज ए प्रॉप सेंड कर दिया। मैं इस वाली फाइल को भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा ये कंपोनेंट है जिसका नाम है यूजर प्रोफाइल, जिसके अंदर एज ए प्रॉप इसको एक वैल्यू मिलेगी यूजर डाटा। इसमें से हम यूजर नेम और एज नाम का एक वेरिएबल बनाकर ये दोनों डाटा हम निकाल के ला रहे हैं, नेम और एज को, जिसको यूजर ने app.js फाइल से सेंड किया है। और यहां पर ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है डिव के अंदर। यहां पर एक हेडिंग आ रही है और यहां पर 2 पैराग्राफ में नेम और एज की वैल्यू को शो कर रहा है जो हमें यहां से मिली है। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि प्रॉप्स की वैल्यू को हम कैसे शो करते हैं। तो अभी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको एक बार ब्राउजर में चेक कराता हूं। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिव आ रहा है जिसपे बॉर्डर भी आ रहा है, पैडिंग वैडिंग लगी हुई है, मैंने सब स्टाइलिंग कर रखी है, हेडिंग आ रही है, यूजर प्रोफाइल, यूजर का नेम और एज भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। एरर कब आती है, जब हमारे पास इस तरह से कोई डाटा आता है
और उसमें कोई बग हो। तो अभी तो इस तरह से हमने अभी स्टैटिक डाटा लिखा हुआ, मान लेते हैं कि अगर ये डाटा हमारे पास एपीआई से भी आता है तो उसमें भी कभी कभी कोई गड़बड़ हो सकती है। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूं, उसका नाम इससे मिलता जुलता ही रख लेता हूं। जैसे इसका नाम है यूजर डाटा, उसका नाम रख देता हूं यूजर डाटा 1। मगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है सर्वर से, वहां पर नल वैल्यू हमारे को रिसीव हुई है। तो इस केस में जब हम रेंडरिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगी एक एरर। मैं आपको दिखाता हूं, इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। देखिए इसमें बिल्कुल सही डाटा है, मगर सेकंड वाली में हम यूजर डाटा 1 की वैल्यू को यहां पर सेंड कर रहे हैं एज ए प्रॉप। तो फाइल को मैंने सेव किया। ये देखिए मैं जैसे ही ब्राउजर में आया और आप यहां पर देख सकते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन व्हाइट हो चुकी है, जबकि एक कंपोनेंट जो हमने बिल्कुल प्रॉप सही वैल्यू के साथ सेंड किया था वो तो एटलीस्ट दिखना ही चाहिए था, मगर कोई भी कंपोनेंट यहां पर नहीं दिख रहा। हमने यहां पर दो कंपोनेंट्स को कॉल किए, दोनों सेम ही कंपोनेंट है, एक में सही वैल्यू भेजी है, एक में नल वैल्यू। तो रेंडरिंग के टाइम पे जब इसको एचटीएमएल को शो करना था वहां पर आ रही है एक एरर। तो इसमें एरर आ रही है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक था, इसका डाटा तो बिल्कुल शो होना चाहिए था, मगर वो शो नहीं हो रहा। तो यहां पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यहां पर हम यूज कर सकते हैं एरर बाउंड्रीज को। तो मैं क्या करता हूं, एक नया कंपोनेंट बनाता हूं जो इस तरह के एरर्स को हैंडल करेगा। तो यहां पर मैं सोर्स में आया और यहां पर एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं एरर बाउंड्री। ये देखिए अब ये मेरे को कंपोनेंट जो बनाना है ये मेरे को क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो एरर बाउंड्री का आप कंपोनेंट बनाएंगे वो फंक्शनल कंपोनेंट नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूं React.js का खुद का कंपोनेंट। ये देखिए मैंने कंपोनेंट को यहां पर इंपोर्ट कर लिया रेक्ट में से। अब यहां पर मैं अपनी क्लास बना लेता हूं। क्लास का नाम एग्जैक्टली आपको वही रखना है जिस नाम की आपने फाइल बनाई है, जैसे हम नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। ये देखिए ये मेरा कंपोनेंट बन जाएगा एरर बाउंड्री। यहां पर भी जो इसका पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही रखना है, जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में बनाते हैं। अब जो ये मेरी क्लास है जिसको मैं खुद की बना रहा हूं, ये एक्सटेंड करेगी कंपोनेंट क्लास को। ये देखिए एक्सटेंड से मेरा मतलब है ये इनहेरिट कर रही है, जो कंपोनेंट की सारी फैसिलिटीज हैं वो सारी इसको भी मिल जाएंगी, मतलब कि प्रॉपर्टीज मेथड्स वगैरह सब ये भी इनहेरिट कर लेगी। अब यहां पर हम अपना एक कंस्ट्रक्टर मेथड बना लेते हैं। देखिए क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं पता तो एक बार मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन देता हूं। देखिए जब भी आपने क्लास के अंदर किसी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो हम इसी कंस्ट्रक्टर मेथड का ही यूज करते हैं। ऐसा काम हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर तो नहीं करना होता, मगर जब भी हम क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसे ही करना होता है। अब देखिए अगर इसमें कोई भी प्रॉपर्टी से हमारे को वैल्यू मिलेगी तो उसके लिए हम यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं एज ए प्रॉप नाम से। अब जो भी मेरे को यहां पर प्रॉप की वैल्यू मिली है इसको मैं यहां पर अपने जो ऊपर वाला कंपोनेंट है जिसका नाम है कंपोनेंट, उसको भी सेंड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर सुपर नाम का मेथड यूज करूंगा। ये सब हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में कर चुके हैं। तो यहां पर मैं जो भी प्रॉप्स मेरे को वैल्यू मिली है मैंने यहां पर सेंड कर दी। इसके बाद मैं यहां पर एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट। आपको मालूम है जब भी हम क्लास के अंदर अपना कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं दिस डॉट स्टेट। स्टेट क्या है, इसका नाम है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मैं स्टेट इसलिए रख रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। अब जो ये मेरा वेरिएबल है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए मैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूं और यहां पर मैं 3 कीज ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने अपना एक स्टेट वेरिएबल बनाया जो कि एक स्टेट वेरिएबल है। देखिए क्लास के अंदर जब हम स्टेट वेरिएबल बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं और इसके अंदर मैंने 3 कीज लिए, हैज, एरर। देखिए इसकी हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि एरर आया कि नहीं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। जब भी एरर आएगा तब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। अभी मैं चेंज भी आपको करके दिखाऊंगा। एक हमने एरर नाम से यहां पर की लिए जिसकी वैल्यू है नल। देखिए जब भी कोई एरर आएगा उसका जो भी मैसेज होगा हम इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है नल। एक है एरर इन्फो। देखिए एरर की स्पेसिफिक इन्फो भी मिलती है हमारे को React.js की हेल्प से, तो वो सारी इन्फो हम इसी के अंदर स्टोर करेंगे। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगी नल। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर रेड का एक स्पेशल मेथड आता है जो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर। तो उसको मैं लिखता हूं। ये एक स्टैटिक मेथड होता है। ये देखिए देखिए जो ये मेथड होता है ये रेड का अपना मेथड है। ये अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है। कब ट्रिगर होता है, जब भी कोई एरर आती है। तो जो भी एरर आएगी वो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा देंगे। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। अब जैसी ही एरर आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये की थी हैज एरर और यहां पे था एरर,
यहाँ पे इसकी वैल्यू थी फॉल्स और यहाँ थी इसकी वैल्यू नल। तो इन दोनों को चेंज कर देंगे। पहले तो इसकी वैल्यू को ट्रू करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम जो भी एरर आएगा वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे रिटर्न करता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, हैज एरर की वैल्यू को चेंज कर दिया ट्रू, क्योंकि अब कोई एरर आ चुका है। देखिए ये फंक्शन तभी चलेगा जब भी कोई एरर आ जाएगा, तो ये अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है और जो भी एरर आएगा वो हमारे को इसमें मिलेगा। तो मैंने इस एरर नाम की की के अंदर उसको स्टोर कर दिया और हैज एरर की वैल्यू को चेंज कर दिया ट्रू। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, हम आगे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के अंदर हम इसी से चेक करेंगे क्या एरर आया कि नहीं। अगर एरर आया तब हम कोई एचटीएमएल रिटर्न करेंगे या फिर कोई मैसेज। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं करता हूं रेंडर। देखिए जब हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट किए थे तो वहां पर वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो हमारा जो क्लास कंपोनेंट होता है ये भी हमेशा कुछ ना कुछ जीएसएक्स रिटर्न करेगा, मगर जो ये जीएसएक्स रिटर्न करता है वो इस मेथड की हेल्प से करता है, रेंडर मेथड की हेल्प से। तो आपको इसे हमेशा यूज करना होता है अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। तो यहां पर भी हम जीएसएक्स का यूज करेंगे, मगर उससे पहले मैं यहां पर एक कंडीशन चेक करूंगा जिसके अंदर हम ये पता लगाएंगे क्या एरर आया है कि नहीं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस डॉट स्टेट, स्टेट के अंदर कौन सी की है जिसका नाम है हैज एरर, जो भी हमने यहां पर चेंज भी की है जिसकी वैल्यू ये देखिए। अब यहां पर मुझे पता लगाना है इसकी वैल्यू ट्रू है कि नहीं। तो अगर ट्रू होगी तो ये कंडीशन अपने आप ट्रिगर हो जाएगी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर कोई मैसेज रिटर्न कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने एक S2 हेडिंग रिटर्न की है जिसके अंदर लिखा हो समथिंग वेंट रॉन्ग। तो कोई भी अगर एरर आएगा तो ये एक जेएसएक्स से रिटर्न करेगा जिसमें हेडिंग होगी और मैसेज होगा। देखिए अगर ये यहां पर कोई भी एरर नहीं है तो यहां पर हमें एचटीएमएल भी रिटर्न करनी है जो उस कंपोनेंट की एचटीएमएल थी। तो यहां पर मैं रिटर्न करता हूं दिस डॉट। देखिए जो भी हमारे को प्रॉप्स से वैल्यू मिली है, प्रॉप्स में पूरा का पूरा कंपोनेंट ही आ जाता है, तो प्रॉप्स ही हम यहां पर लिखेंगे और उसके अंदर जो भी चिल्ड्रन है उसको मैं यहां से रिटर्न करने वाला हूं। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए आपको एक चीज पता लगी, सबसे पहले जब भी हम एरर बाउंड्रीज बनाते हैं एक कंपोनेंट, तो उसके लिए हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही काम कर सकते हैं। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट से हम एरर हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं जो कि एरर बाउंड्रीज की होती है। उसके लिए हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही बनाना है। उसके बाद सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना है जिसमें हम प्रॉप्स की वैल्यू को पास करेंगे और सुपर को पास कर देंगे वैल्यूज, और अपना एक स्टेट वेरिएबल बनाकर इस तरह से कोई भी कीज ले सकते हैं, हैज एरर, एरर, एरर इन्फो। फिर इसके बाद हमें एक स्टैटिक मेथड बनाना होता है जिसका नाम होता है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर। ये मेथड अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है जब भी कोई एरर आएगा और जो भी एरर होगा वो हम इसमें पास कर देंगे और ये रिटर्न क्या करेगा, ये हैज एरर की वैल्यू को ट्रू कर देगा और जो भी एरर मैसेज होगा वो हम इस की में स्टोर कर देंगे। अगर कोई भी एरर आएगा तो देखिए ये मेथड अपने आप चल जाएगा, मतलब कि कंपोनेंट जो है वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। अगर एरर आया तो ये रिटर्न करेगा, अगर कोई भी एरर नहीं आया तो जो भी उस कंपोनेंट की जेएसएक्स थी जो उस कंपोनेंट के अंदर लिखी गई थी वो ही यहां पर रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे कि हम पिछले कंपोनेंट्स में भी देख चुके हैं, जैसे हमारा ये कंपोनेंट है, लास्ट में हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर एरर बाउंड्रीज कंपोनेंट को भी यहां पर एक्सपोर्ट करके यहां पर इसका नाम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं एरर बाउंड्री। तो देखिए मैंने इस कंपोनेंट को भी यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस कंपोनेंट को मैं किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकता हूं। अब ये कंपोनेंट हमारे सारे एरर्स को ढूंढेगा जो भी रेंडरिंग के टाइम पे आते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले इस ऊपर जाकर इंपोर्ट करता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर एरर बाउंड्री जो हमारा खुद का कंपोनेंट है इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो देखिए जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, अगर आप चाहते हैं इसमें कभी भी कोई भी एरर आती है तो हमारे को पता लग जाए और पूरी वेबसाइट ब्लैंक ना हो जाए, तो उसके लिए आप हर कंपोनेंट को रैप कर सकते हैं एरर बाउंड्री जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर एरर बाउंड्री को यहां पर जो हमारा कंपोनेंट है उसका एक टैग को यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए अब जो इसका एंड है वो मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। ये देखिए तो हमारा ये एक एरर बाउंड्री का पूरा कंपोनेंट बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही मैं नीचे वाला जो हमारा कंपोनेंट है इसको भी रैप कर देता हूं दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो जिसका नाम है एरर बाउंड्री। ये देखिए अब दोनों बार मैंने यूजर प्रोफाइल का यूज किया मगर दोनों को अलग अलग एरर बाउंड्री के अंदर रैप कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू जा रही है। यहां पर जा रही है यूजर डाटा, यहां पर जा रही है यूजर डाटा 1। अगर कभी भी कोई भी एरर आएगी, जैसे इसमें एरर है ही है ऑलरेडी,
तो ऊपर वाले कंपोनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलता रहेगा। तो मैं आपको चेक कराता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए मैं यहां पर ब्राउजर में आया, अभी भी हमारी स्क्रीन ब्लैंक है। देखिए अगर एरर बाउंड्रीज से कोई भी हम एरर अगर ढूंढ सकते हैं तो वो रेंडरिंग टाइम का है। तो रेंडरिंग टाइम पे मतलब कि कोई भी एरर नहीं आ रहा है, कोई दूसरा ही एरर है। एक बार हम चेक करते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया अपने एडिटर में, यहां पर देखिए कोई भी एरर नहीं होगा क्योंकि यहां पर जस्ट हमने इस फाइल को इंपोर्ट किया और रैप किया। तो एरर जरूर हमारी इसी फाइल के अंदर होगा जो अभी अपने बनाई है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहां देखिए चिल्ड्रन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, यहां लास्ट में एन लगाना था डी की जगह पे। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर यहां पर जो हमारी एरर बाउंड्रीज नाम का कंपोनेंट है, अगर उसके खुद के अंदर कोई एरर होगा तो वो एरर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे एरर बाउंड्रीज की हेल्प से। तो इसको मैं अब फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला कंपोनेंट सही चल रहा है, नीचे वाले कंपोनेंट में गड़बड़ हुई थी, तो वहां पर ये मैसेज आ गया। ये मैसेज कहां से आ रहा है? ये हमारी इसी कंपोनेंट की फाइल से आ रहा है जो इसका नाम है एरर बाउंड्री। ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर वाला डाटा बिल्कुल सही था, जहां पर हमने नल डाटा पास किया था वहां पर ये एरर आ चुका है, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आप इस मैसेज की जगह पे कोई प्रॉपर दूसरा कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं, या इसको डेकोरेट करके कोई और एचटीएमएल दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर जहां मैंने ये मैसेज शो किया था, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर दोबारा से लिखता हूं रिटर्न। अब यहां पर मेरे को मल्टीपल एचटीएमएल लिखनी है, तो मेरे को यहां पर लगानी है राउंड ब्रेसेस, जैसे कि हम फंक्शनल बेस कंपोनेंट के अंदर करते हैं। और इसके अंदर मैं एक लूंगा एक डिव। डिव के अंदर एक हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ। ये देखिए, ये देखिए यहां पर मैंने लिख दिया उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ये तो हेडिंग होगी, और यहां पर जैसे कोई यूजर को इंफॉर्मेशन देनी है या उससे कोई काम करवाना है तो वो हम यहां पर नीचे बता सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया प्लीज रीलोड द पेज। अब देखिए जो ये स्पेशल डिव है, नॉर्मल जो हम डिव दिखा रहे थे पहले, आपने देखा था कि वहां पर हमने उसकी स्टाइलिंग कर रखी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर इसमें बॉर्डर कलर आ रहा है, इसमें पैडिंग वैडिंग लगी हुई है। तो सेम सी स्टाइलिंग हम एरर के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पर डिव में आके इसे पेस्ट करता हूं। यहां पे इसका कलर कर देता हूं रेड, पैडिंग भी लगे रहने देते हैं। इसी के साथ यहां पर एक बैकग्राउंड कलर देता हूं पिंक। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर देखिए ऊपर जो कंपोनेंट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसकी एचटीएमएल और इसकी एचटीएमएल और सीएसएस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने दूसरे कंपोनेंट थे वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। जिस स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर एरर आएगी सिर्फ उसी के लिए इस तरह की एचटीएमएल हम शो कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे हेडर अलग है, मेन्यू अलग है, साइड बार अलग है, और आप चाहते हैं कि अगर हेडर में एरर आई है तो उसका मैसेज अलग होना चाहिए, मेन्यू में अगर एरर आए तो उसका मैसेज अलग हो, तो उसके लिए हम फॉल बैक का यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे हमारे इस कंपोनेंट के अंदर एरर है क्योंकि इसके अंदर नल डाटा पास हुआ हुआ, आप ऊपर देख सकते हैं नल डाटा इसमें पास किया तभी एरर आ गई, क्योंकि यहां पर ये डिमांड कर रहा है यूजर नेम की और एज की, और इसके अंदर तो ये की ही नहीं है। जब की ही नहीं मिली तो यहां पर ये रेंडरिंग के टाइम पे ये एरर दे रहा है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम यहां पर अपना खुद का मैसेज सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर एरर बाउंड्रीज के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है फॉल बैक। इसके अंदर अगर आप अपनी कोई एचटीएमएल सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, या अपना कोई मैसेज सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है कर्ली ब्रेसेस, और मैं इसके अंदर जैसे एक पैराग्राफ सेट कर देता हूं और इसके अंदर एक मैसेज भी सेट कर देता हूं, एरर इन यूजर प्रोफाइल। तो मैं चाहता हूं कि अब अगर इसमें, क्योंकि ये यूजर प्रोफाइल का ही कंपोनेंट है, तो इसका मैंने मैसेज ही अलग कर दिया। अगर मेरे पेज में हेडर होगा, फुटर होगा, तो उनके लिए मैं अलग अलग मैसेज इस तरह से सेट कर सकता हूं जिससे हमारे को भी पता लग जाए और यूजर को भी पता लग जाए कि क्या एरर आया है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? जो मतलब कि मैसेज हमने यहां पे सेट किया, इसके लिए हम अपनी क्लास में जाते हैं और जहां पर ये मैं अभी ये पैराग्राफ दिखा रहा था, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं सबसे पहले ये मैसेज मेरे को मिलेगा कैसे, उसके लिए हम प्रॉप्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को मिल रही है प्रॉप से। आप देख रहे हैं यहां पर ये फॉल बैक नाम का एक प्रॉप है, तो यहां पर इसके लिए मैं लिखता हूं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फॉल बैक। ये देखिए, तो इस तरह से हम खुद का भी कोई एरर मैसेज शो कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और ये देखिए यहां पर अब नीचे जो एरर मैसेज आ रहा है ये मैंने खुद का सेट किया हुआ है।
जो इसी कंपोनेंट पे चलेगा। जब भी हम यूजर प्रोफाइल का कंपोनेंट शो कर रहे हैं, अगर उसमें कोई एरर आएगा तो इससे हमें पता लग जाएगा एरर इन यूजर प्रोफाइल। इस तरह हेडर है, फुटर है, मेन्यू है या कोई भी और कंपोनेंट है, तो उस स्पेसिफिक कंपोनेंट का अलग अलग एरर मैसेज सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी जगह पे एग्जैक्ट एरर दिखाना चाहते हैं कि हुआ क्या है इसके अंदर, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग से पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एरर स्टोर करवाया था इस एरर नाम की की के अंदर, इसको भी शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं दिस डॉट स्टेट। ये तो हो गया हमारा स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल के अंदर एक की है जिसका नाम है एरर, और एरर के अंदर भी एक सब की मिलेगी हमारे को React.js की तरफ से, उसका नाम होगा मैसेज। मैसेज के अंदर सारे मैसेज होते हैं कि एग्जैक्ट एरर क्या है। तो यहां पर मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर एग्जैक्ट एरर क्या है वो भी हमें यहां पर पता लग रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। मतलब कि नल वैल्यू यहां पर पास हो गई है जिसको ये रीड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहां पर हमने नेम को शो किया रेंडरिंग के टाइम पे, तो नेम नाम की उसको कोई की ही नहीं मिली है जिसको ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, तभी इसने ये एरर शो किया है। यहां पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर इस तरह का यूज हम लॉगिंग के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे किसी भी पेज में एरर आया तो हमें तो पता नहीं लगेगा एज ए डेवलपर, क्योंकि सामने जो वेबसाइट का विजिटर है उसको एरर दिखा है। तो हम चाहते हैं ये बात हमारे को भी पता लग जाए कि हमारी वेबसाइट में कोई भी एरर आया था किसी विजिटर के सामने, तो उसके लिए हम लॉगिंग कर सकते हैं। देखिए लॉगिंग तो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर पैकेजेस होते हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, मगर उसको करना कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं इसी क्लास के अंदर जिसका नाम है एरर बाउंड्री। यहां पर हम एक लाइफ साइकिल मेथड यूज करेंगे जिसका नाम होता है कंपोनेंट डिड कैच। ये देखिए कंपोनेंट डिड कैच, यहां पर डी और सी जो है वो कैपिटल लेटर में रहेंगे। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक होता है एरर और इसी के साथ होता है एक एरर इन्फो। ये मेथड जो होता है ये भी अपने आप ट्रिगर हो जाता है, जैसे ये ऊपर वाला मेथड ट्रिगर होता है। जब भी कोई एरर आएगा तो ये मेथड अपने आप ट्रिगर हो जाता है। इसके अंदर एरर मैसेज आता है और जो भी एरर की इन्फो है वो इस वेरिएबल के अंदर हम पास कर देंगे। तो इसको अभी मैं कंसोल में आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर कंसोल में मैंने खुद का एक मैसेज यहां पर टाइप कर दिया, एरर बाउंड्री कॉट एन एरर, जिससे हमें पता भी लग जाएगा कि भैया एरर बाउंड्री ने कोई एरर डिटेक्ट किया है। और क्या एरर है जो अभी हम यहां पर प्रिंट कर रहे थे, सेम सा एरर हम यहां पर कंसोल में भी प्रिंट कर सकते हैं। और जो भी इन्फो है उसको भी मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूं। देखिए एक्चुअल लाइफ में जब हम इस तरह से एरर बाउंड्री का कोड करते हैं तो इस मेथड का यूज हम लॉगिंग के लिए कर सकते हैं। लॉगिंग क्या होती है कि यूजर किस किस पेज में गया, उसने क्या क्या किया, हम उसका एक लॉग बनाते रहते हैं और उसके सामने क्या कोई एरर आई है तो एरर के टाइम पे हम इस मेथड का यूज कर लेंगे कंपोनेंट डिड कैच का, और जो भी लॉग का कोड होगा वो हम इसकी जगह पे कर देंगे। तो एरर जो होगा वो हम कहीं सेव करवा देंगे किसी फाइल में या फिर डाटाबेस में, जिसमें बाद में जाकर हमें ये पता लग सकता है हमारे किसी क्लाइंट के सामने या विजिटर के सामने कोई एरर आया था, किस डेट को आया था, वो सारी इंफॉर्मेशन हम सेव करवा सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक फाइल में या फिर डाटाबेस में। तो अभी तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए मैं यहाँ पर आया, एक एरर तो आपको दिख ही रहा है। मैं अब आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके कंसोल में चेक कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ कंसोल में गया और यहाँ पर देखिए बार बार एक एरर आ रहा है। मैं आपको इसे एक बार फ्रेश करके राइट हैंड पे ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए अब देखिए मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहां पर क्या एरर आया वो आप यहां पर देख सकते हैं, एरर बाउंड्री कॉट एन एरर, ये हमारा खुद का मैसेज था। फिर यहां पर ये बता रहे हैं ये टाइप एरर है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग नेम। जो हमने मैसेज यहां पर प्रिंट किया था वो यहां पर हम इस तरह से कंसोल में दिखा सकते हैं, और जो भी प्रॉपर एरर की इन्फो है वो आपको यहां पर दिख रही है। आप देख रहे हैं कंपोनेंट स्टैक के अंदर इस तरह से ये बता रहा है कि इस लाइन में कहां पर जाकर एरर है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, मगर रियल प्रोजेक्ट्स में हम इसे लॉग की फाइल में सेव कर सकते हैं या फिर डाटाबेस में। जैसे मैंने यहाँ पर एरर शो किए, हम एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। इससे हमारी जो वेबसाइट का विजिटर होता है उसके सामने एग्जैक्ट फाइल का नेम वगैरह कुछ पता लग सकता है। तो हम डेवलपमेंट के टाइम में तो इस तरह का काम कर सकते हैं, मगर प्रोडक्शन साइट पे हम इस तरह के मैसेज शो करते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया या फिर यहाँ पर। तो अभी आपने देखा यहां पर हम हर कंपोनेंट को रैप कर देते हैं एरर बाउंड्री के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपके जितने भी कंपोनेंट है उसमें कभी भी कोई एरर आए तो पूरी वेबसाइट चलनी बंद हो जाए और मेरे को एग्जैक्ट एरर पता लग जाए, हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग नहीं, पूरी वेबसाइट ब्लैंक हो जानी चाहिए,
बस आपके सामने मैसेज आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से रैप नहीं करते हैं अपने हर कंपोनेंट के अंदर। मैं इसको अभी अनकमेंट कर देता हूं। ये देखिए यहां से भी, ये देखिए मैंने यहां से एरर बाउंड्रीज को हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर ऐप कंपोनेंट भी रन हो रहा है, जिसका नाम है main.js, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसी के अंदर जाकर ऐप कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी ऐप कंपोनेंट को यहीं पर हम रैप कर देंगे, मतलब कि पूरी ऐप को ही एरर बाउंड्रीज के अंदर रैप कर देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जो इसका एंड टैग है, इसको मैं यहां से कट करके स्ट्रिक्ट मोड के नीचे डाल देता हूं। ये देखिए, तो इस तरह से सबसे पहले हमारा एरर बाउंड्रीज आएगा और उसी के अंदर ही हमारी पूरी ऐप है। तो देखिए जैसे मैंने ये लिखा तो ऊपर अपने आप ये लाइन इंपोर्ट हो चुकी है। इसका इंपोर्ट होना पहले जरूरी है, तभी हम इसको नीचे यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, हमारे इस कंपोनेंट के अंदर जिसका नाम है ऐप, और इसके अंदर मल्टीपल सब कंपोनेंट्स भी हैं। आप देख रहे हैं 2 बार मैंने यूजर प्रोफाइल का यूज किया। अगर इन दोनों में से किसी में एक बार भी एरर आ जाती है तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो नहीं दिखेंगे, बस एरर का एक मैसेज दिखेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर बस एक ही मैसेज आ चुका है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नेम। पूरी वेबसाइट में अब कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह भी अगर आप अपने कंपोनेंट्स का मैसेज कोई शो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी वेबसाइट तब तक रन ना हो जब तक सारे एरर्स यहां से रिमूव ना कर दिए जाएं, तो अब जब सारे एरर्स यहां से हट जाएंगे तभी ये मैसेज हटेगा। तो मैं यहां पर आया, तो जो मैंने यहां पर कोड किया इसको तो मैं अभी Ctrl+Z कर देता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी ऐप को भी हम एरर बाउंड्रीज के अंदर यहां पर रैप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर किया। अब अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया, तो इसका बेनिफिट भी आपको नजर आ रहा है। तो ये देखिए एक कंपोनेंट जो प्रॉपर वर्क कर रहा है वो प्रॉपर दिख रहा है, जिसमें एरर आया है सिर्फ उसी कंपोनेंट के केस में ये मैसेज आ रहा है, और ये पिंक बॉक्स भी। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया है वो आपको हमारी गिटहब की रेपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका यूजर नेम है yahoo-baba, और इसके अंदर यहां पर एक रेपोजिटरी बनी हुई है React.js कोर्स कोड। इसी के अंदर हमारी सारी वीडियोस के कोड है, जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।